तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना फैकल्टी मेंबर आस्था एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो मैंने इससे पहले दो वीडियो बना चुका हूं। एक वीडियो जनरल का था, दूसरा वीडियो मेरा धान की खेती पे था, जो उसमें आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन जो भी थे मैंने सारे लगभग उसमें रख दिए थे। तो अगली क्रॉप के बारे में हम बात करेंगे, गेहूँ की खेती के बारे में। गेहूँ की खेती में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं यूपी कैडेट में, संभवतः उनको रखने का प्रयास किया गया है, और कुछ करंट का डाटा है जो नहीं रखा गया है, वो आने वाली वीडियो में रख दिया जाएगा करंट के तौर पे। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गेहूं का वानस्पतिक नाम, उसकी फैमिली और उसका कुल क्या है, एवं उसके उत्पत्ति स्थान एवं उसके गुणसूत्र, इन सब बातों से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो गेहूं का जैसे कि सबको पता है, वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिबम होता है, गुणसूत्रों की संख्या 42 होती है, उत्पत्ति स्थान दक्षिण पश्चिम एशिया है जिसे टर्की बोलते हैं, वही सब यहाँ पे रखा गया है। वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिबम है, और वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम है, यहाँ पे छोटी की मात्रा आएगी, ट्रिटिकम एस्टिबम है। उत्पत्ति स्थान दक्षिण पश्चिम एशिया है जिसे टर्की भी बोलते हैं। मुख्यतः टर्की भी पूछ लिया जाता है या दक्षिण पश्चिम एशिया ही पूछ लिया जाता है, इसको ध्यान रखना है। फैमिली ग्रेमिनी या पोएसी, फैमिली ग्रेमिनी या पोएसी, गुणसूत्र संख्या 42 और ये मोस्टली इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि गेहूं में बेसिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, या बेसिक गुणसूत्र तो 7 होते हैं। ये हेक्साप्लॉइड वैरायटी होती है ट्रिटिकम एस्टिबम। 6x बराबर 42, मतलब 6 सत्तो 42। x बराबर बेसिक गुणसूत्र जो आते हैं वो 7 आते हैं। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है, इसकी अगले चल के हम 3 वैरायटियाँ और पढ़ेंगे, मैक्रोनी, ड्यूरम, डाइकोकम। तो उसमें भी बेसिक गुणसूत्र 7 होते हैं, इसलिए इसका बेसिक गुणसूत्र वाला पॉइंट याद रखना है। इंडियन व्हीट का वनस्पतिक नाम क्या होता है? ट्रिटिकम स्पोरोकोकम। इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ पे, ट्रिटिकम स्फेरोकोकम। जिसको हिंदी में लिखना हो हिंदी में लिख ले, ट्रिटिकम स्फोरोकोकम। तो ये इंडियन ब्रेड व्हीट का है। उसके बाद एक संरचना देखी होगी आपने, जब गेहूं की बाली तोड़ते हैं तो उसके नीचे छोटी सी टेढ़ी मेढ़ी संरचना होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको रेचिस बोलते हैं। यहाँ पे दिया गया रेचिस, गेहूं में पाई जाने वाली बाली के जस्ट नीचे एक टेढ़ी मेढ़ी संरचना पाई जाती है, तो उसको रेचिस बोलते हैं। वही लिखा है यहाँ पे, गेहूं में पाई जाने वाली टेढ़ी मेढ़ी संरचना को रेचिस बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। उसके बाद इसका पुष्पक्रम पूछा जाता है। पुष्पक्रम कौन सा होता है इसमें? तो सूकियों का अनुसूकी या स्पाइकलेट, ठीक है। तो इसमें पुष्पक्रम जो होता है स्पाइकलेट पाया जाता है। अब पूछा जाता है गेहूं कौन सा प्लांट है, शॉर्ट डे या लॉन्ग डे? तो गेहूं लॉन्ग डे प्लांट है और C3 प्लांट है। C3 और C4 में डिफरेंस याद रखना, C3 और C4 में। तो ये गेहूं जो होता है हमारा C3 होता है और लॉन्ग डे प्लांट है। उसके बाद गेहूं में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है? ग्लूटिन प्रोटीन पाई जाती है। ग्लूटेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है तुम्हारे कैटेट में एग्जाम में, तो इसको विशेषकर ख्याल रखें। तो जो भी मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे निकल रहे थे वो रख दिए गए हैं। चलते हैं अगली स्लाइड पे। उसके बाद आते हैं सीड रेट पे। तो गेहूं की बुवाई मुख्यतः एक तो सीड ड्रिल से की जाती है, मोस्टली इम्प्लीमेंट है सीड ड्रिल, उसके द्वारा की जाती है। दूसरी ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा की जाती है। मुख्यतः गांव में क्या होता है हमारे यहाँ, ब्रॉडकास्टिंग मतलब छिड़कवा विधि से, ऐसे फेंक के बो देते हैं तो उसको छिड़कवा विधि बोलते हैं। तो दोनों से बुवाई की जाती है। तो सामान्यतः अगर हम छिड़कवा विधि से करेंगे तो 100 किलोग्राम बीज दर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें डालनी पड़ेगी। डिबलर द्वारा ये इंस्ट्रूमेंट होता है बोने का। इसमें एक क्वेश्चन और आता है, डिबलर में खूंटियों की संख्या, डिबलर में खूंटियों की संख्या, खूंटियों की संख्या। तो डिबलर में खूंटियों की संख्या 27 होती है। ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाएगा, बट इसको ध्यान रखना, ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने बता दिया डिबलर में खूंटियों की संख्या। तो इसमें 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट रखते हैं डिबलर के द्वारा। हल के पीछे नाई या चोंगा बांधकर, ये क्या चीज़ बला है? इसमें 80 kg सीड प्रति हेक्टेयर लगता है, 80 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। एक हल होता है ऐसे करके, एक मान लो ये हल है, ये आपका हल है, जैसे भी देख लेना इसको ऐसे करके। तो यहाँ पे एक फनल कीप रखते हैं ऐसे करके, कीप, और ऐसे करके यहाँ पे
ये मिट्टी काटता पलटता हुआ चलेगा, इसी के अंदर बीज पलटा और इंसर्ट होते चला जाएगा। तो इस तरह नाई या चोंगा बांधते हैं, उसको फनल या कीप बोलते हैं। यहाँ पे ये नाई या चोंगा और इसी में एक आदमी बीज डालते हुए चलेगा, तो वो होता है नाई या चोंगा बांधकर। उसके बाद है छिटकवा विधि से या देर से बुवाई करने पर, तो 125 किलोग्राम। अगर हम देर से बुवाई करेंगे, लेट सोइंग करते हैं, तो हमें सीड की ज़्यादा मात्रा लगानी पड़ेगी, क्योंकि कुछ सीड उसमें जर्मिनेट नहीं होगा, कुछ सीड उसमें बीज अंकुरित नहीं होंगे, इसलिए लेट करते हैं। सीड ड्रिल से जो मैंने बताया था इम्प्लीमेंट होता है 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये दोनों तरह के आते हैं, ट्रैक्टर ड्रोन, एनिमल ड्रोन, बैल से खींचने वाले और ट्रैक्टर से चलने वाले। तो सीड ड्रिल इसमें 70 से 80 kg रखते हैं। मोस्टली आपसे एक तो डिबलर वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसके बाद सीड ड्रिल वाला पूछा जा सकता है। तो और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, गेहूं की बुवाई के लिए उपयुक्त तो गहराई कितनी होनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर रखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। और अंतरण 22.5 सेंटीमीटर रो टू रो डिस्टेंस रखते हैं, क्योंकि इसमें प्लांट की डिस्टेंस मेंटेन नहीं होती है, ये याद रखना। क्योंकि उसमें रो टू प्लांट अगर गेहूं में पूछ ले कि रो टू प्लांट की डिस्टेंस क्या होती है, या पंक्ति से पंक्ति, पंक्ति से पौधे, तो रो से रो की दूरी सीड ड्रिल से तो रख सकते हैं मेंटेन, बट पौधे से पौधे की दूरी नियमित नहीं कर सकते, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब करते हैं सिंचाई। एक क्वेश्चन बहुत फेमस आता है कि गेहूं में सबसे क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है सिंचाई के लिए? सभी को पता है CRI होती है। कितने दिन पर आती है? 20 से 21, 20 से 22, 20 से 25 दिन के बीच में उसका ड्यूरेशन दिया रहता है। और बाकी जितनी सिंचाई आपको जरूरत पड़ती है तो 20-20 दिन के अंतराल पर बढ़ाते चले जाते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे दिया गया है। तो पहली गेहूं में 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है, बट हमारे यहाँ 5 से 6 सिंचाई लोग कोई नहीं करता है, मोस्टली 3, 2, 3, 4। पहले गेहूं में पहली सिंचाई CRI विधि से करते हैं, 21 दिन के बाद की जाती है, ठीक है। CRI की फुल फॉर्म भी याद रख लेना, मोस्टली हो सकता पूछ लिया जाए। क्राउन रूट इनिशिएशन। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उस पर ध्यान ना दे, बस इतना उसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान दे, क्राउन रूट इनिशिएशन, ठीक है। ये CRI की फुल फॉर्म होती है, ये पूछ लिया सकती है। खोज किसने की गेहूं में सिंचाई की? तो RVL भारद्वाज, RVL है यहाँ पे, इसको यहाँ पे B बना लेना, यहाँ पे RVL भारद्वाज, उनका नाम पूरा है। RVL भारद्वाज ने गेहूं में क्रांतिक सिंचाई की आवश्यकता की जड़ की खोज करी थी। तो उसके बाद हम बात करेंगे दूसरी सिंचाई कब करते हैं। पहली तो हो गई हमारी 20 से 21 दिन पर, गेहूं में पहली सिंचाई CRI पे कर दी। दूसरी कब करेंगे? टेसलिंग स्टेज पर, सॉरी टिलरिंग स्टेज पर। टिलर्स जब निकलते हैं, जब कल्ले निकलने लगेंगे, बड़े हो जाएंगे थोड़े से, पहले तो CRI में छोटा सा पौधा होता है, पहली सिंचाई करते हैं तो बहुत छोटा पौधा होता है बेमालूम, जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, पत्ती बड़ी बड़ी हो जाएंगी, उसको फिर हम बोलते हैं टिलरिंग स्टेज, कल्ले निकल आते हैं। तो 40 से 45 दिन पर करते हैं। ज्वाइंटिंग स्टेज पर करते हैं 60 से 65 दिन पर करते हैं। फ्लावरिंग स्टेज 80 से 85 दिन पर करते हैं। और फिर डफ आती है, फिर मिल्किंग आती है। तो इसमें पहला वाला यही इंपॉर्टेंट है, बाकी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें। RVL CRI की फुल फॉर्म क्या है, पहली कब करते हैं, कितनी सिंचाई होनी चाहिए? 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो फिर इसमें आगे चलते हैं, क्योंकि स्लाइड बहुत ज़्यादा है तो कम टाइम में इसको हम कर पाएँ। उसके बाद मुख्यतः 3 प्रजातियाँ गेहूँ की होती हैं जो बोई जाती हैं हमारे यहाँ। मोस्टली हमारे यहाँ तो एस्टबम ही बोई जाती है, बाकी ये देखने लायक है, देख लो इसको। मुख्यतः 3 प्रजातियाँ होती हैं, ब्रेड व्हीट, चपाती गेहूँ, ठीक है, चपाती गेहूँ। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिबम, मैंने पहले ही बता दिया था। इसमें बेसिक गुणसूत्र 7 होते हैं, 6x हेक्साप्लॉइड वैरायटी है। 90% क्षेत्रफल पर इसकी खेती की जाती है भारत में। 90% खेती ट्रिटिकम एस्टिबम की ही की जाती है, ज़्यादातर हमारे यहाँ इसी की खेती की जाती है। उसके बाद दूसरा होता है मैक्रोनी, मैक्रोनी व्हीट है ये, मार्कोनी नहीं है, ये गलत हो गया भाई। मैक्रोनी व्हीट है ये, मैक्रोनी, CROI नहीं, मैक्रोनी व्हीट है। तो ट्रिटिकम ड्यूरम इसका साइंटिफिक नेम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इनके साइंटिफिक नेम ही पूछे जाते हैं कि ड्यूरम जो गेहूं का वैज्ञानिक नाम कौन सा व्हीट है, ऐसे उल्टा पूछ लिया जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि चपाती वाले गेहूं का, चपाती मेकिंग गेहूं का ब्रेड व्हीट का वानस्पतिक नाम लिखिए, तो ऐसे पूछ लिया जाएगा। या फिर वानस्पतिक नाम दे दिया जाएगा ट्रिटिकम एस्टिबम निम्नलिखित में से कौन सा गेहूँ है, तो ऐसे करके पूछ लिया जाएगा उल्टा, दोनों तरह से। दूसरा आता है ईमर गेहूँ, ई आएगा यहाँ पे,
ईमर वीट, इसका नाम ट्रिटिकम डाइकोकम। इनके वानस्पतिक नाम याद करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना है, वानस्पतिक नाम इसके याद रखने वाले हैं। अगले चलते हैं खरपतवार नियंत्रण के लिए। सभी को पता है एक मुख्य खरपतवार इसमें लगता है फेलिस माइनर, जिसके पहले नियंत्रण के लिए हम आइसोप्रोट्यूरान करते थे, बट आइसोप्रोट्यूरान को बंद कर दिया गया करना, क्योंकि उसके में रेजिस्टेंसी आ गई है इसके प्रति। फेलिस माइनर में आइसोप्रोट्यूरान के प्रति रेजिस्टेंसी आ गई है, तो उसको हटा के अब हम सल्फ्योसल्फ्यूरान का छिड़काव करते हैं। तो इसमें शायद लिखा होगा, हाँ लिखा है, गेहूं में फेलिस माइनर के नियंत्रण हेतु आइसोप्रोट्यूरान की 1 से 1.5 लीटर मात्रा पहले करते थे, अब नहीं। अब सल्फ्योसल्फ्यूरान का प्रयोग करते हैं, 25 ग्राम मात्रा को 400 से 500 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर देते हैं। तो ये हमारा वीड नियंत्रण हो गया। अब मोस्टली सल्फ्योसल्फ्यूरान आपको ऑप्शन में मिलेगा। उसके बाद गेहूं में सल्फ्योसल्फ्यूरान का उपयोग 30 से 32 दिन के बाद करते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने दिन के बाद किया जाता है। जैसे धान में मैंने क्वेश्चन बताया था मछेटी का उपयोग कब करते हैं, 3 से 4 दिन के अंदर करते हैं। उसी तरह से सल्फ्योसल्फ्यूरान का उपयोग गेहूं में कब करेंगे, तो गेहूं में 30 से 32 दिन के बाद करेंगे, ठीक है, जब उसमें फेलिस माइनर या तो जर्मिनेट हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा, तब करेंगे। गेहूं में चौड़ी पत्ती के खरपतवार के लिए 2,4-D, ये मोस्टली बहुत अच्छा खरपतवार नियंत्रण है, हर जगह काम आता है। चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार के लिए 2,4-D का उपयोग करते हैं, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सल्फ्योसल्फ्यूरान वाला और चौड़ी पत्ती वाला 2,4-D। उसके बाद आते हैं मुख्य खरपतवार कौन कौन से लगते हैं गेहूं में। सबसे रबी सीजन के क्रॉप के जितने भी खरपतवार हैं तो मोस्टली गेहूं में आ जाते हैं। सबसे पहला बथुआ अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चिनोपोडियम एल्बम इसका वानस्पतिक नाम है। इसको याद करने वाली चीज़ें हैं, इसके वानस्पतिक नाम खरपतवार के 1-2 पूछ लिए जाते हैं हर साल, तो यहाँ मोस्टली याद करने वाले हैं। बथुआ, चिनोपोडियम एल्बम, कृष्णनील, अनागैलिस अर्बेंसिस, ये दोनों याद करने वाले हैं। इनके वानस्पतिक नाम याद होने चाहिए सभी को, अनागैलिस अर्बेंसिस। लहसुआ, डाइग्रा अर्बेंसिस, तो इन चीज़ों के ज़्यादा कठिन नहीं है, बस इसमें स्टार्टिंग में याद ध्यान रखना, इसमें अनागैलिस अर्बेंसिस है और इसमें डाइग्रा अर्बेंसिस है। सत्यानाशी, आर्जिमॉन मैक्सिकाना, हिरनखुरी, कार्नवोल्वुलस अर्बेंसिस, इसको याद रखना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके वैसे भी काम आएंगे कि गेहूं में लगने वाले खरपतवार निम्नलिखित में से कौन से हैं, तो ये वैसे काम में आ जाएंगे। दूसरी चीज़ अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कृष्णनील का वानस्पतिक नाम लिखिए, कृष्णनील का वानस्पतिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ऐसे भी पूछ लिया जाएगा, तो इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गेहूं में बौनी प्रजातियों के जनक या जाति के पिता किसे हैं, तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ, 1 मिनट, जो बताने लायक है। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को एक तो बौनी प्रजातियों के पिता कहा जाता है, और इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हरित क्रांति के जनक भी हैं। और भारत में हरित क्रांति के जनक किसे हैं, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो ये 2 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूँ। हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक, यहाँ पे लिख लो विश्व में डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है। और दूसरे हमारे यहाँ भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ठीक है। हरित क्रांति भारत में कब आई थी, 1966-67, कभी कभी 65-67 भी दिया रहता है, 65-66, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, 65-66 ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो चलते हैं फिर आगे। भारत में हरित क्रांति का आगमन 65-66 में आ गया, चलो एक्चुअली दिया हुआ है आगे, तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे। और हाई यील्डिंग वैरायटी, तो भारत में हरित क्रांति का आगमन कब हुआ था, 1965-66 में, मैंने अभी पीछे बता दिया था। हरित क्रांति का योगदान, हरित क्रांति का सर्वाधिक योगदान, अच्छा कैसे, ये इसमें दिया लिखा है। तो सबसे पहला हरित क्रांति आने में योगदान किस किस का रहा है, यहाँ पे मतलब यहाँ से है, हाई यील्डिंग वैरायटी, अच्छी वैरायटियाँ थी, अच्छी उपज थी, तो उत्पादन बढ़ गया, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, अधिकतम रसायनों उर्वरकों का उपयोग किया गया। रसायन उर्वरक होते हैं जैसे कीटनाशक हो गया, खरपतवारनाशी हो गया, तो इनका अधिक से अधिक प्रयोग करा गया। तो मेन क्रॉप पे, हमारी जो मुख्य फसल है, उस पर खरपतवारों का प्रभाव नहीं दिखा, इसलिए उत्पादन बढ़ गया। दूसरी चीज़, सर्वाधिक कीटनाशक का प्रयोग मैंने बता दिया है। गेहूं में दाने एवं भूसे का अनुपात कितना होता है,
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार मार्क कर लेना। अच्छा क्वेश्चन है। 1:15 नहीं 1.5 होता है, 1:1.5। गेहूँ में दाने और भूसे का अनुपात होता है 1:1.5 होता है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे आप पॉज करके देख सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं। आगे चलते हैं प्रजातियाँ। तो गेहूँ में कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पहली प्रजाति सन 1963 में भारत सरकार ने मैक्सिको से कुछ प्रजातियाँ मंगाई थी। अब वो कौन कौन सी थी, इसमें कई तरह की प्रजातियाँ आपको देखने को मिलेंगी। सोनारा 63, सोनारा 64, सोनारा रोजो और मयो, ठीक है। ये 4 प्रजातियाँ हैं, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। भारत में कौन कौन सी प्रजातियाँ मैक्सिको से आई थी उस टाइम में। मोस्टली इनसे क्वेश्चन आएगा नहीं, मुझे उम्मीद नहीं है, तो इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। इसको आगे बढ़ते हैं। ये सामान्य प्रजातियाँ आपकी हो गई हीरा मोती, अर्जुन, मालवीय, सोनालिका, PBW 343, 345, K1317, SD 2329। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको लिख लेना जरूर। लिखना तो सभी को है बट इसको ध्यान से लिख लेना। SD 2329 हरित क्रांति में सर्वाधिक योगदान, ये प्रजाति पूछी गई है कि हरित क्रांति में सर्वाधिक योगदान गेहूं की किस प्रजाति का रहा है, तो SD 2329, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लेना। SD 2285 हलना, पूसा गोल्ड, न्यू शेखर। न्यू शेखर का दूसरा नाम क्या है, तो K1006 है, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, इसको भूलना नहीं है। अब आते हैं रोग पे। इसमें महत्वपूर्ण इसके रोग ज़्यादा अच्छे हैं। इसमें गिरोई लगती हैं, जैसे रस्ट बोलते हैं। और रस्ट पर काम किसने किया था हमारे यहाँ, तो रस्ट पर काम किया था डॉक्टर KC मेहता ने। या ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। भारत में गिरोई पर काम करने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर KC मेहता, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना, इसको भूलना नहीं है। पीली गिरोई सबसे पहले आती है, ठीक है। पीली गिरोई किसके द्वारा लगती है, तो पक्सिनिया एस्टिफॉर्मिस के द्वारा लगती है। इसको अलग नाम से किस नाम से जाना जाता है, ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इसे स्टेप रस्ट भी बोलते हैं। ये आपका हो गया, पक्सिनिया एस्टिफॉर्मिस लगती है। और गिरोई इसमें मोस्टली पूछेगा पीली गिरोई निम्नलिखित में किसके द्वारा लगती है, पक्सिनिया रिकेंडिडा, पक्सिनिया एस्टिफॉर्मिस, पक्सिनिया ग्रेमिनेटेटिसाई। तो इसमें इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म जो भी दिए हुए हैं इनको याद करना है। और ये दूसरा उपनाम इसका क्या होता है, तो स्ट्रिप रस्ट भी बोलते हैं। दूसरा आता है भूरी गिरोई, गेहूं में ये रोग पक्सिनिया रिकेंडिडा, पक्सिनिया रिकेंडिडा नामक कवक के द्वारा लगता है। इसे बोलते क्या है, तो इसे लीफ रस्ट बोलते हैं, ठीक है। लीफ रस्ट भी बोलते हैं। इनके उपनाम जरूर याद रखना, इसे लीफ रस्ट बोलते हैं और इसको स्ट्रिप रस्ट बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है काली गिरोई, तो पक्सिनिया ग्रेमिनेटेटिसाई के द्वारा होती है काली गिरोई गेहूं में। और इसको क्या बोलते हैं, स्टेम रस्ट बोलते हैं। इसको स्टेम रस्ट बोलते हैं, गलत लिखा है इसमें। स्टेम मीन्स तना, स्टेम मीन्स तना, तो इसको स्टेम रस्ट भी बोलते हैं और ग्रेमिनेटेटिसाई के द्वारा होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना, इसको अच्छे से याद भी कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है इसमें हर साल लगभग एक ना एक क्वेश्चन गिरोई से आ ही जाता है। उसके बाद आते हैं दूसरा रोग जो इसमें दिया है, लूज स्मट या कंडुआ रोग। तो ये किसके द्वारा होता है, तो ये गेहूं में यह रोग आस्ट्रेलेगोन्यूडाटेटिसाई नामक कवक के द्वारा होता है। पहला तो यहाँ पे यही बन जाता है कि ये रोग होता है किसके कारण है, तो कवक के द्वारा होता है। कवक का नाम क्या है, तो आस्ट्रेलेगोन्यूडाटेटिसाई नामक कवक के द्वारा होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और दूसरी चीज ये बीज जनित रोग है, ये भी याद रखने वाली बात है। आस्ट्रेलेगोन्यूडाटेटिसाई नामक कवक क्या किसके द्वारा, कवक के द्वारा। कौन सा रोग, लूज स्मट रोग या कंडुआ रोग। रोग का याद नाम, क्योंकि रोग से क्वेश्चन आते ही हैं, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ इसको। दूसरा आता है करनाल वंट या गेहूं का कैंसर, कैंसर बोलते हैं, गेहूं का कैंसर, गेहूं का कैंसर। डॉक्टर मित्रा ने इसे खोजा था, गेहूं में ये रोग नेबोसिया इंडिका नामक कवक। ये चीजें याद रखें, कौन सा रोग कवक के द्वारा होता है या कौन सा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। ये धान में मोस्टली कंफ्यूजिंग चैप्टर है, तो इसको ध्यान रखना है, कौन सा रोग कवक के द्वारा। तो करनाल वंट हमारा किसके द्वारा होता है, नेबोसिया इंडिका नामक कवक के द्वारा होता है। इसको मित्रा ने खोजा था। ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें कि गेहूं में करनाल वंट है, गेहूं में कैंसर रोग की खोज किसने करी थी, डॉक्टर मित्रा ने करी थी। तो इसको भी याद रखने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद सेहू रोग, ये रोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे, क्योंकि ये रोग सूत्रकृमि के द्वारा होता है और सूत्रकृमि का निमेटोड जिसे बोलते हैं।
ये रोग सूत्रकृमि के द्वारा होता है। सूत्रकृमि का नाम अगले दिया हुआ है इसमें, एनगुना टिटिसाई। एक मिनट, सूत्रकृमि का नाम दिया है एनगुना टिटिसाई नामक सूत्रकृमि के द्वारा होता है। इसी तरह से एक रोग सूत्रकृमि धान में भी दिया हुआ था, तो इन सूत्रकृमि का नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार इसके बाद सूत्रकृमि के द्वारा होता है एनगुना टिटिसाई नामक सूत्रकृमि से होता है गेहूं में। ये जीवाणु जनित बीमारी का पता लगाने के लिए, अगला क्वेश्चन है ये, गेहूं में जीवाणु जनित बीमारी का पता लगाने के लिए ऊज टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। मोस्टली जीवाणु जनित बीमारियों का पता लगाने के लिए ही ऊज टेस्ट करा जाता है, तो इस टेस्ट का नाम याद रखेंगे, ऊज टेस्ट, भूलना नहीं है इसको। ऊज टेस्ट जो होता है जीवाणु जनित बीमारियों का पता, इसमें डायरेक्ट ऐसी क्वेश्चन एक बार आया हुआ है ये कि जीवाणु जनित बीमारियों को पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करा जाता है, तो ऊज टेस्ट करा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें गेहूं की नर्सरी में लगने वाला रोग या मुख्य कीट कौन सा है, कीट है गुजिया बेवेल। ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है, गेहूं की नर्सरी में लगने वाला रोग। मोस्टली हमारे यहाँ गेहूं की नर्सरी तैयार नहीं करी जाती है, डायरेक्ट बोया जाता है। साउथ इंडिया में अगर करी जाती होगी जहाँ भी इसकी, तो वो बताया गया है यहाँ पे। उसके बाद गुजिया बेवेल का साइंटिफिक नेम टेनमाइकस इंडिकस, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। कभी कभी 1-2 आ जाते हैं, जैसे उसमें मैंने बताया था हरा फुदके में ग्रीन हॉपर, लीफ हॉपर जो थे 2 थे, निफोटोटिक्स निग्रोपिक्टस, निफोटोटिक्स बायरेसेंस 2 थे, तो उनको दोनों को याद रखना है। और एक सैनिक कीट था तो माइथेमा सेपरेटा जिसे बोलते हैं। तो ये साइंटिफिक नेम है जो आए जाते हैं अक्सर, तो इनको याद रखना है, भूलना नहीं है और लिख लेना, अपने कॉपी में नोट कर लेना है। गेहूँ का टेस्ट वेट जिसे परीक्षण वजन कहते हैं, टेस्ट वेट 40 से 42 ग्राम होता है। टेस्ट वेट जो होता है 40 से 42 ग्राम होता है। फेलिस माइनर का परीक्षण वजन लिखा नहीं है, 2 ग्राम होता है, ठीक है। उपज 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर, 50 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर। इसका याद रखना है, फेलिस माइनर का, इसका 2 ग्राम होता है, सबसे हल्का होता है, तो इसमें याद रखना है 2 ग्राम इसका परीक्षण वजन होता है। गेहूं का 40 से 42 ग्राम होता है। गुजिया बेवेल का साइंटिफिक नेम क्या होता है, टेनमाइकस इंडिकस होता है। ये नर्सरी में लगती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, मुझे लगता है। लास्ट में आपका प्रोडक्शन भी हो गया। अब आने वाली स्लाइड में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है। ये जो लास्ट में मैं बताता हूँ, ये सारी एक वीडियो लास्ट में मैं बनाऊंगा जब क्रॉप खत्म हो जाएंगी, जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूंगा। तो आपको जो बताने हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर देता हूँ। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है पहला। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है गेहूं का कुल उत्पादन कितना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है इसमें सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में है, कुल उत्पादन कितना है, गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कितना है। तो ये 3 क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। बाकी आने वाली वीडियो में तीनों का आंसर मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।